हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे कनाडा में ट्रूडो की मदद से बढ़ रही भारत विरोधी गतिविधियां। कालगरी के सरकारी सुविधा केंद्र में हुआ खालिस्तानी जनमत संग्रह, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो सरकार पर उठे बड़े बड़े सवाल। तो वहीं भारतीय वायुसेना के बीच बाधा बना अमेरिका। अब प्रधानमंत्री मोदी जी उठाएंगे सबसे बड़ा कदम। क्या कदम उठाएंगे सबसे पहले आपको बताएंगे। तो वहीं भारत के इस एहसान तले दब गया चाइना, कहा जान बचाने के लिए भारत का थैंक यू। बताएंगे दोस्तों किस मुद्दे पर भारत को थैंक यू कहा गया है। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी निष्कासन का कर रहे हैं इंतजार, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। तृणमूल कांग्रेस ने कुछ यूं लिया आड़े हाथों। बताएंगे दोस्तों क्या है सारी जानकारियां। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कनाडा में ट्रूडो की मदद से बढ़ रही भारत विरोधी गतिविधियां। कैलगरी के सरकारी सुविधा केंद्र हुआ खालिस्तानी जनमत संग्रह। जी हां, कनाडा में खालिस्तानी कट्टरपंथी भारत विरोधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नाक तले खालिस्तानी भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। इसी क्रम में वहां खालिस्तान पर जनमत संग्रह किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए कनाडा अल्बर्टा स्थित कैलगरी में एक नगर पालिका के परिसर में जनमत संग्रह किया गया, जिसमें लोगों की राय जानने के लिए एसएफजे ने एक प्रश्न रखा था, जो कि क्या भारत शासित पंजाब को एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। वोटिंग के लिए हाँ या ना का विकल्प दिया गया था। दोस्तों जानकारी के अनुसार खालिस्तान जनमत संग्रह अपने चौथे साल में और कनाडा इस अलगाववादी गतिविधि का मुख्य केंद्र बन गया है। एसएफजे द्वारा आयोजित ये हालिया जनमत संग्रह रविवार को कैलगरी अल्बर्टा में म्यूनिसिपल प्लाजा में हुआ, जो कि एक सरकारी सुविधा केंद्र है। जनमत संग्रह पहले ही ब्रैम्पटन, ग्रेटर टोरंटो एरिया में 2 बार, सुर्रे, ब्रिटिश कोलंबिया और अब कैलगरी में हो चुका है। अगले साल 2025 की गर्मियों में मॉन्ट्रियल, मिसिसागा, एडमॉन्टन और एबॉर्ट्सफोर्ड में भी जनमत संग्रह की योजना है। जी हां दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से कनाडा में ट्रूडो की मदद से भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं और कैलगरी में जिस प्रकार से सरकारी सुविधा केंद्र में खालिस्तानी जनमत संग्रह हुआ है, इससे एक चीज तो क्लियर है कि जस्टिन ट्रूडो का पूरा हाथ है इन खालिस्तानियों के पीछे। इस बात को खुद ट्रूडो भी झुंझला नहीं सकते। जी हां दोस्तों, क्योंकि खालिस्तानियों को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कनाडा में ट्रूडो सरकार के द्वारा। पहला तो ये कि किसी भी प्रकार से भारत के विरोध में अगर कोई चीजें उठानी है तो खालिस्तानियों का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा नंबर है वोट बैंक। जी हाँ, ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, साख बचाने के लिए इन खालिस्तानियों का एज अ वोट बैंक काउंट करते हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कोई प्रधानमंत्री अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता और इसकी सजा कनाडा के पीएम ट्रूडो को मिलनी चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और सामने लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो वहीं बता दें, भारतीय वायुसेना के बीच बाधा बना अमेरिका। अब पीएम मोदी जी उठाएंगे सबसे बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बीच में अमेरिका बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। भारतीय वायुसेना को इस समय फाइटर जेट की काफी ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन अमेरिका की मनमानी के कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल भारत तेजस MK-1A फाइटर जेट को तेजी से बना रहा है। इसके लिए अमेरिका का इंजन F404IN-20 लगना है। अमेरिका इसकी डिलीवरी नहीं दे रहा है। इस वजह से तेजस का प्रोडक्शन काफी कम हो गया है। अमेरिका बार बार सप्लाई चेन में दिक्कत होने का बहाना बनाता है, लेकिन एक्सपर्ट कुछ और ही बताते हैं। दरअसल अमेरिका रशिया के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ाने की वजह से अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। इसको लेकर पिछले दिनों भी स्पुतनिक की एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इसकी सप्लाई में देरी होती है तो भारत अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को यानी HAL को अभी 16 तेजस फाइटर जेट बनाने हैं, लेकिन इसके लिए इंजन नहीं मिल रहे हैं और इसी वजह से प्रोडक्शन रुका हुआ है। अब HAL की तरफ से कहा गया है कि वो नवंबर में पहला विमान देगी। तो वहीं बता दें, भारत के इस एहसान तले दबा चीन, कहा जान बचाने के लिए थैंक यू। बता दें, चीन का जिक्र करते ही अमूमन चालाक, चालबाज और चतुर पड़ोसी का ही एहसास होता है, क्योंकि चीन ने कुछ यही इमेज बनाई है दुनिया के सामने, खास करके भारत के सामने। दोस्तों लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, भारतीय सीमा से सटे इलाकों में आए दिन ड्रैगन अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हाल ही में उसने भारत की एक दरिया दिली पर एहसानमंद होने की बात कही है। जी हाँ, मुंबई के पास समुद्र में एक घायल चीनी नाविक की भारतीय नौसेना ने जान बचाई तो उसने थैंक यू बोला। चीन ने गुरुवार को मुंबई तट के पास समुद्र में एक मालवाहक जहाज से गंभीर रूप से घायल एक चीनी नाविक को बचाने और समय पर उसका उपचार कराने के लिए भारतीय नौसेना के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने 24 जुलाई को खराब मौसम के बीच मुंबई से करीब 370 किलोमीटर दूर समुद्र में गंभीर रूप
रूप से घायल 51 वर्षीय चीनी नाविक को बाहर निकाला और उसका उपचार किया। वैसे में लिन ने कहा है कि चीनी पक्ष भारतीय पक्ष के उन सभी विभागों एवं कर्मियों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है जिन्होंने मौके पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये मानवीय अभियान चलाया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अपने ऊपर इस उपकार के लिए चीन भारत का एहसान जरूर मान रहा है। तो वहीं आपको बता दें, मुइजू से सुधरे भारत के रिश्ते, भारत के इन बंदरगाहों से मालदीव को मिली निर्यात की अनुमति। जी हाँ, पिछले कुछ समय से भारत और मालदीव के रिश्तों में दरार आती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब रिश्तों में फिर से सुधार दिखने लगा है। गुरुवार को भारत सरकार ने मालदीव की इस वित्तीय वर्ष के दौरान देश के 2 प्रमुख बंदरगाहों से आवश्यक वस्तुओं को निर्यात करने की अनुमति दे दी है। ये 2 प्रमुख बंदरगाह कांडला और विशाखापत्तनम है। ये दोनों ही बंदरगाह प्रतिबंधित श्रेणी के माने जाते हैं। इस तरह से अब भारत के कुल 6 बंदरगाहों से मालदीव को आवश्यक वस्तुओं का निर्यात हो सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विशाखापत्तनम और कांडला सीमा शुल्क समुद्री बंदरगाहों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए अनुमत बंदरगाहों की सूची में जोड़ा गया है, जो निषिद्ध या प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल है। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान में 50 लोगों की मौत के बाद हुआ बड़ा समझौता, जनजातियों के बीच हफ्ते भर से जारी खूनी संघर्ष हुआ खत्म। जी हां, पाकिस्तान के अशांत माने जाने वाले उत्तर पश्चिमी कुर्रम जिले में कई दिनों से खूनी संघर्ष में उलझे जनजातियों के बीच हिंसक झड़प आज शुक्रवार को खत्म हो गई। दोनों पक्ष जिरगा नेताओं की मध्यस्थता में शांति समझौते पर राजी हो गए। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि हफ्ते भर से जारी संघर्ष में जान माल का खासा नुकसान हुआ और कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 225 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिले के उपायुक्त जावेद उल्लाह मसूद ने बताया कि शांति समझौते के बाद अफगानिस्तान की सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में भी सभी झड़पें बंद हो चुकी हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुर्रम जिले के मरकजी इमाम बरगाह और सद्दा जिरगा हॉल परा चिनार मुख्यालय में युद्धरत शिया और सुन्नी गुटों के बीच अलग अलग बुलाए गए एक बड़े कबायली जिरगा में शांति समझौता हुआ। दोनों पक्षों के प्रमुख कबायली बुजुर्गों ने समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो वहीं बता दें, नेपाल में चीनी राजदूत की विवादास्पद टिप्पणी से गरमाई राजनीति। जी हां दोस्तों, नेपाल में चीनी राजदूत की विवादास्पद टिप्पणी से राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। नेपाल के सांसदों ने हाल ही में चीनी राजदूत चेन सोंग की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है। चेन सोंग ने त्रिशूली नदी में लापता 2 यात्री बसों की खोजी कार्रवाई के बारे में एक टिप्पणी की थी और ये बसें इस महीने की शुरुआत में एक बड़े भूस्खलन के दौरान नदी में बह गई थी, जिसके बाद से बचाव अभियान जारी है। चेन सोंग की टिप्पणियों को सांसदों ने दुख की इस घड़ी में नकारात्मक और असंवेदनशील बताया। उनका कहना है कि ऐसे वक्त में जब पूरे देश में गम और चिंता का माहौल है, ऐसी टिप्पणियां न केवल अनुचित है बल्कि संवेदनहीनता भी दर्शाती है। अब इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसदों ने नेपाल सरकार से मांग किया है कि वे चीनी राजदूत को तलब करे और उन्हें देश की संवेदनशीलता और वर्तमान हालात के प्रति उचित सम्मान दिखाने की आवश्यकता का एहसास कराएं। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका और रशिया ने की बड़े कैदियों की अदला बदली। अमेरिकी एवेन गेरशकोविच को और पॉल वेलन हुए रिहा। जी हां, बता दें, अमेरिका और रशिया के बीच बड़ी संख्या में कैदी आदान प्रदान की प्रक्रिया चल रही है। इस अदला बदली में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार एवेन गेरशकोविच और पूर्व अमेरिकी मरीन पॉल वेलन समेत कई अमेरिकी शामिल है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार दोनों पक्षों ने कैदी आदान प्रदान के लिए सहमति बना ली है और कैदियों को अमेरिकी अधिकारियों की देखरेख में सौंपा जाएगा। ये आदान प्रदान गुरुवार को पूरा होने की उम्मीद है। ब्लूमबर्ग समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रशिया ने एक बहुराष्ट्रीय कैदी आदान प्रदान के हिस्से के रूप में अमेरिकी पत्रकार एवेन गेरशकोविच और पूर्व अमेरिकी मरीन पॉल वेलन को रिहा कर दिया है। तो वहीं बता दें, एलएसी पर चीन के साथ क्यों नहीं बन पा रही है भारत की बात। नो पेट्रोलिंग या फिर नियंत्रित पेट्रोलिंग आखिर कहां है गतिरोध। बता दें, ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए एक बार फिर बुधवार को इंडिया चीन बॉर्डर अफेयर्स पर WMCC की मीटिंग हुई। WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग होगी। डेपसांग और डेमचोक 2 ऐसे पॉइंट है जहां अभी विवाद बना हुआ है। हर मीटिंग में इन 2 पॉइंट को लेकर बातचीत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत इस पर अटकी हुई है कि विवाद के इन 2 पॉइंट यानी डेपसांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग यानी सैनिकों की गश्ती हो या ना हो। सूत्रों के मुताबिक चीन की तरफ से हर मीटिंग में यह कहा जा रहा है कि यहाँ नो पेट्रोलिंग जोन बना दिया जाना चाहिए, यानी ना तो चीनी सैनिक गश्ती करेंगे ना ही भारतीय सैनिक। लेकिन भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि नो पेट्रोलिंग के बजाय कंट्रोल्ड पेट्रोलिंग यानी नियंत्रित पेट्रोलिंग की जाए। इसी बिंदु पर बात अटकी है। सूत्रों का कहना है कि भारत नहीं चाहता कि वहां नो पेट्रोलिंग जोन बनाया जाए। अब तक कोर कमांडर स्तर की 21 मीटिंग हो चुकी है। 21वें दौर की मीटिंग फरवरी में हुई थी, उसमें भी बात नहीं बनी। हालांकि दोनों
तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि दोनों पक्ष गतिरोध को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार बातचीत जारी रहेगी। साथ ही दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर राजी हैं। यानी कि दोस्तों, आप इस खबर से चीन की चाल को समझ पा रहे होंगे। चीन चाहता है कि ना ही भारत अपने किसी भी सैनिक को इस जोन में रखे और ना ही चाइना, लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों? रियलिटी यही है कि भारत ये अपने एक एक सैनिकों को वहां से हटा ले ताकि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। जब पेट्रोलिंग होगी नहीं तो भारतीय सेना वहां मौजूद नहीं रहेगी, और भारतीय सेना अगर वहां मौजूद नहीं रहेगी तो क्या गारंटी है कि चीन भी अपनी सेना को उस जोन में नहीं रहने देगा? क्या भरोसा जताया जाए चाइना पर इस मामले में, जिसने हमेशा से ही भरोसा तोड़ा है, हमेशा से ही चीटिंग की है। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है उसको नो पेट्रोलिंग जोन ना बनाने को लेकर? तो बताइएगा जरूर दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, हमास चीफ हानि यह कि कत्ल की लंबी थी प्लानिंग। गेस्ट हाउस में मेहमान बनकर आए थे कातिल, 2 महीने पहले छिपाया था इस गेस्ट हाउस में बम। जी हाँ दोस्तों, हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानी यह के कत्ल का बड़ा राज खुल गया है। ईरानी अधिकारियों ने मामले में अहम जानकारी सार्वजनिक की है। उन्होंने बताया कि इस्माइल हानी यह को एकदम किए गए हमले में नहीं मारा गया, बल्कि इसकी प्लानिंग 2 महीने पहले ही कर दी गई थी। ईरानी हानी यह के कत्ल में इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा चुका है। उसका कहना है कि कातिल ने हानी यह के गेस्ट हाउस में मेहमान बनकर एंट्री ली और 2 महीने एक कमरे में गुप्त रूप से बम रख दिया। तेहरान स्थित उस गेस्ट हाउस में हुए बम धमाके में हानी यह के अलावा एक अंगरक्षक भी मारा गया। यानी कि दोस्तों, ये हमला जिस दिन हुआ उससे 1-2 दिन पहले भी यह प्लानिंग नहीं की गई दोस्तों, ये ठीक 2 महीने पहले प्लानिंग की गई थी। और जैसे ही हानी यहाँ पहुंचा उसके उड़ गए चीथड़े। परफेक्ट प्लानिंग की ये पूरी कहानी हमने आपको बताई है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है? तो वही बता दे, इजराइल आने वाले दिनों में रोएगा। जी हाँ, हिजबुल्लाह और चीफ नसरुल्लाह की खुली धमकी, नेतन्याहू का जवाब चुकानी होगी कीमत। बता दें, ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने अपने सैन्य प्रमुख के मारे जाने के बाद गुरुवार को पहली बार बोलते हुए इजराइल को खुली धमकी दी है। नसरल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फुआद मुकर को मारकर इजराइल ने सीमा पार कर दिया और उस गाजा का समर्थन करने वाले सभी मोर्चों के गुस्से के लिए तैयार रहना चाहिए। नसरल्लाह ने कहा कि लड़ाई एक नई चरण में प्रवेश कर चुकी है और दावा किया है कि आने वाले दिनों में इजराइल के लोग रोएंगे। इस शुक्र के साथ ही नसरल्लाह के ने बंदरगाह को तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद हिजबुल्लाह और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बारे में भी बात की है। तो वहीं आपको बता दें, डिजिटलीकरण के जरिए करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला बाहर। जी हाँ, यूएनजीए प्रमुख ने की भारत की ये कहते हुए जमकर तारीफ। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के प्रमुख डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि भारत ने डिजिटलीकरण के लिए जरिए लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। फ्रांसिस रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूख को समाप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी विषय पर बोल रहे थे। फ्रांसिस ने डिजिटलीकरण के जरिए तेजी से विकास का समर्थन करने के लिए आधार प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया और भारत के उदाहरण का हवाला दिया और सराहना की। उन्होंने कहा है कि उदाहरण के लिए भारत के मामले को ले लें। भारत पिछले 5 या 6 वर्षों में स्मार्टफोन के जरिए 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम रहा है। तो वहीं बता दें, कमला हैरिस ने एटलांटा की रैली में आखिर ऐसा क्या बोल दिया कि लोग करने लगे उनको ट्रोल? दरअसल अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार में व्यस्त हैं। वो मंगलवार को एटलांटा में रैली करने गई। वहां अचानक दक्षिणी लहजे में बोलने पर उनको ट्रोल कर दिया गया। इस लहजे में बोलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके जरिए लोग उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं। वीडियो में वो कहती दिखाई दे रही है कि आप सभी ने हमें 2020 में जिताने में मदद की और हम इसे 2024 में फिर से मदद करेंगे। इस वीडियो पर कमेंट में एक यूजर ने लिखा, ये बहुत ही शर्मनाक है, 4 साल तक इसे सहन करना मुश्किल होगा। जब कोई नकली दक्षिणी उच्चारण करता है तो ये कभी अच्छा नहीं होता। वहीं एक यूजर ने कहा कि ये बुरा लगता है, ये अब तक का सबसे शर्मनाक बयान है। आउटफिक के संस्थापक क्ले ट्रेविस ने एक्स पर लिखा कि कमला हैरिस एटलांटा में भाषण देने गई थी और उनका उच्चारण दक्षिणी है। उन्होंने इस पल की एक क्लिप भी पोस्ट की है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें, ट्रंप ने कहा कमला हैरिस कुछ साल पहले तक भारतीय थी, अब अचानक अश्वेत हो गई। जी हाँ, उपराष्ट्रपति हैरिस ने कहा उनकी भाषा नफरती, दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की नस्लीय पहचान को लेकर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यक्रम में पूछा कि हैरिस भारतीय है या अश्वेत है। ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस हमेशा से खुद को भारतीय विरासत से जुड़ा बताती थी, लेकिन अचानक कुछ साल पहले वो अश्वेत हो गई। ट्रंप ने कहा कि उन्हें कई सालों तक पता नहीं था कि कमला अश्वेत है। उन्हें लगता रहा कि वे भारतीय मूल की हैं। अब कुछ सालों से कमला खुद को अश्वेत बताने लगी है। ट्रंप ने कहा कि अब कमला चाहती है कि वे अश्वेत महिला के तौर पर दुनिया में जानी जाए, इसीलिए मुझे नहीं पता वे भारतीय हैं
हैं या श्वेत हैं। खैर मैं तो दोनों का सम्मान करता हूँ। दरअसल कमला के पिता जमैकन थे जबकि उनकी माँ भारतीय थी। वे अपने आप को भारतीय और श्वेत मानती है। ट्रंप के बयान पर कमला हैरिस का भी रिएक्शन आया दोस्तों, और कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिकी लोगों को ट्रंप से बेहतर इंसान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे की जरूरत है जो नस्ल के आधार पर बांटने की राजनीति ना करे। तो वही बता दें, भारत को लेकर नई साजिश रच रहा है आतंकी संगठन ISIL के। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा। जी हां, आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट इन खुराक एंड द लेवेंट खुरासान को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट खुरासान भारत में बड़े पैमाने पर हमले न कर पाने के बावजूद यहाँ मौजूद अपने इलाकाओं के माध्यम से ऐसे लड़ाकों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले ही हमलों को अंजाम दे सके। ISIL के अलकायदा और उससे जुड़े व्यक्तियों को संस्थाओं के बारे में विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की 34वीं रिपोर्ट मंगलवार को जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदस्य देशों ने चिंता जताई है कि अफगानिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद से क्षेत्र में असुरक्षा पैदा होगी। तो वहीं बता दें, विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाया सरकार, संपत्तियों का पहुंचाया नुकसान, आखिर 150 की मौत पर बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर लगा दिया गया बैन। जी हां, बांग्लादेश ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कट्टरपंथी पार्टी द्वारा उत्पन्न खतरे का हवाला देते हुए राष्ट्रव्यापी अशांति के बाद गुरुवार को जमात इस्लामी और इसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। हाल ही में देश भर में कोटा संबंधित विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने इसका ऐलान किया है। तो वहीं बता दें, अधीर रंजन चौधरी निष्कासन का कर रहे इंतजार, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने कुछ यूं कहते हुए लिया आड़े हाथों अधीर रंजन चौधरी को। दरअसल पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस बात के संकेत तृणमूल कांग्रेस ने दिए हैं। जी हां, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी निष्कासन का इंतजार कर रहे हैं और भविष्य में वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की नेता कुणाल घोष ने कहा, ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही बीजेपी से बात कर रखी और अब वो कांग्रेस से निलंबित होना चाहते हैं। अब वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लंबित नहीं बल्कि निलंबित होने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो सके। वहीं इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम क्या कह सकते हैं, कुणाल घोष ने जो कहना था वो कह दिया है। अधीर रंजन चौधरी हमारी पार्टी से नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि वो यहाँ आए। हो सकता है कि वो अन्य पार्टियों से बात कर रहे हो और हो सकता है कि वो निष्कासन का इंतजार कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, विपक्ष के 18 विधायक हुए सस्पेंड। झारखंड से बड़ी खबर, मार्शल ने निकाला बाहर, रात भर चादर बिछाकर फर्श पर सोए विधायक। बता दें, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों को 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था तथा सदन से जाने से इनकार करने के बाद उन्हें मार्शलों की मदद से बाहर निकाला गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने एक दिन पहले मार्शलों द्वारा विपक्षी विधायकों को बाहर निकाले जाने के विरोध में सदन में हंगामा करने के बाद भाजपा सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की और ये विपक्षी विधायक बुधवार को रोजगार समेत विभिन्न मुद्दों पर उनके प्रश्नों का जवाब देने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इनकार के खिलाफ आशासन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं मोदी सरकार के नए मंत्रियों को सरकारी आवास अलॉट, एक को छोड़ बाकी सभी को मिले टाइप 8 बंगले। जी हां, मोदी सरकार के नए मंत्रियों के लिए सरकारी आवास का आवंटन हो गया है। एक को छोड़ बाकी सभी को नए कैबिनेट मंत्रियों को टाइप 8 का बंगला दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अब 12 सफदरजंग रोड पर रहेंगे, जबकि मनोहर लाल खट्टर 3 कृष्णा मेनन मार्ग पर रहेंगे। किसको और कहां आवास मिला दोस्तों, बाकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो वहीं आपको बता दें, सड़क हादसों में घायलों को मिलेगा मुफ्त इलाज। असम और चंडीगढ़ में लागू पायलट प्रोजेक्ट। जी हां, देश के अलग अलग हिस्सों में हर दिन रोज रोड एक्सीडेंट के हजारों मामले सामने आते हैं। इन हादसों में ना जाने कितने लोग दम तोड़ देते हैं और कितने ही लोग घायल हो जाते हैं। अब केंद्र सरकार घायलों के लिए मुफ्त इलाज की योजना लेकर आई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बताया कि सरकार ने सड़क हादसों में पीड़ितों को कैशलेस इलाज के लिए एक योजना लागू की है। गडकरी ने गुरुवार को संसद में इसकी बड़ी जानकारी दी है। बाकी अगर आप विस्तार में इससे जुड़ी खबर चाहते हैं, आप आपको जरूर बताएगा, कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो वही बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश में हुई 14 की मौत, रोकी गई केदारनाथ यात्रा। जी हां, उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण 14 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई और एक घर ढह गया, जिससे राज्य भर में नदियां उफान पर हैं। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण अधिकारियों ने केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी है। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में आज भी झमाझम बरस सकते हैं बादल। IMD ने पहाड़ों पर जारी कर दिया है ये बड़ा अलर्ट। पहाड़ों के लिए तो काफी ज्यादा आज भयानक बरसात होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत
अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में आप सभी का बहुत